गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ अब देखते हैं इसमें जो लेक्चर नंबर 6 में आता है आरपीसी एंड आरएमआई केस स्टडीज़। दो केस स्टडीज़ के बारे में दिया गया था, डैट इज़ कॉल्ड रिमोट प्रोसीजर कॉल, और एक और है आपका रिमोट मेथड इन्वोकेशन, डैट इज़ कॉल्ड आरएमआई। ये दोनों केस स्टडीज़ हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पर ट्रिपल स्टार दे दिया। ठीक है। सो व्हाट इज़ द आरपीसी? एक्चुअल में मैं बात करूँ एक रिमोट प्रोसीजर कॉल है क्या, आरपीसी है क्या। तो जब कभी भी मैसेज पासिंग करेंगे वो इफेक्टिव होना चाहिए। इट वुड बी नाइस इफ देयर वेयर ए नॉर्मल यूनिफॉर्म विच इज दैट कॉल्ड द रीयूजेबल, यूजर फ्रेंडली एंड द डूइंग दिस। तो आरपीसी इसी तरह का अब्स्ट्रक्शन को प्रोवाइड करवाता है। जब कोई भी सिस्टम हमारा कम्युनिकेशन चैनल को सी करेगा या व्यू करेगा इन टर्म्स ऑफ independent exchange of data, so that we will use to the RPC communication in the entire system. So अगर मैं बात करूं कि इस तरह के सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, तो इस तरह का जो प्रोसीजर होता है वो किसी न किसी प्रोग्रामिंग के थ्रू ही होता है, डैट इज कॉल्ड द ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। ठीक है। तो जो प्रोसीजर होता है वो एक्सेप्ट सर्टेन टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, परफॉर्म जो यूजफुल ऑपरेशंस होते हैं, और वो रिजल्ट को रिटर्न करता है। तो अगर मैं आरपीसी एब्स्ट्रैक्शंस की बात करूं तो ये अलाउ करता है टू एक्सटेंड द प्रोग्राम टू अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, वन सिस्टम कैन प्रोवाइड द रिमोट प्रोसीजर कॉल्स फॉर यूज ऑफ अदर सिस्टम लाइक द एप्लीकेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, और इट कैन यूज दीज रिमोट प्रोसीजर्स कॉल। इस तरह के प्रोसीजर्स कॉल्स को वो व्यू करता है लाइक द LPC, डेट इज कॉल्ड द लोकल प्रोसीजर कॉल। तो अगर इस सीन के बिहाइंड अगर करें तो आरपीसी इज नथिंग बट एक्चुअली ए कनेक्टिंग टू अ रिमोट होस्ट। जो रिमोट होस्ट होते हैं उसको कनेक्टिंग करता है, सेंडिंग इट द पैरामीटर्स, परफॉर्मिंग एन ऑपरेशंस ऑन दैट रिमोट होस्ट एंड देन रिटर्निंग द रिजल्ट। तो रिमोट प्रोसीजर कॉल नेम से ही मतलब पता चल रहा है कि जो हमारा रिमोट एरियाज़ में जो यूज़र हैं, जो रिमोट एरियाज़ में जो नोड है, उससे वो कम्युनिकेट करेगा और रिजल्ट को मुझे सेंड करेगा। सो दिस ऑल बेसिक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरपीसी। तो अगर मैं बात करूं कि अगर इस तरह के आरपीसी जो हैं तो व्हाट आर इम्पॉर्टेंस, व्हाट आर इट्स इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहला कि बहुत ही फैमिलियर इंटरफेस होता है फॉर द एप्लीकेशन डेवलपर। सेकंड, वन वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग है और कॉमन प्लेस है फॉर द रिक्वेस्ट रिप्लाई प्रिमिटिव्स के लिए। और फिर जो फॉर्मेट ऑफ मैसेजेज है वो स्टैंडर्ड है, वो किसी इसके जो एप्लीकेशन है वो डिपेंडेंट नहीं है, मतलब कि इंडिपेंडेंट भी वो यूज कर सकता है। सो दिस इज़ द आरपीसी इम्प्लीमेंटेशन। जैसे कि सबसे पहले क्लाइंट प्रोसेस है। क्लाइंट प्रोसेस क्या किया, सेकंड नंबर पे गया। क्लाइंट स्टब का मतलब क्या होता है कि उसके जो भी आईडीज़ हैं, जैसे कि वो क्लाइंट का अपना आईडी, क्लाइंट का अपना नेम, क्लाइंट का जो अपना किस सर्वर से वो अटैच होगा वो एंड ऑल दैट, ये सब क्लाइंट स्टब में होता है। स्टब कहने का मतलब हो गया खूंटा। जैसे किसी तरह से कोई एक जानवर किसी भी खूंटे से बंधे होते हैं ना, उसी तरह से क्लाइंट का अपना एक स्टब होता है, और ये सारा जुड़े रहते हैं नेम सर्वर से। इसकी अपनी नेमिंग सर्वर होता है। सो इतना होने के बाद कोई भी क्लाइंट साइट है वो रिक्वेस्ट करेगा फोर्थ नंबर पे। तो फोर्थ नंबर में जिस तरह से क्लाइंट का क्लाइंट स्टब होता है, सेम उसी तरह से सर्वर का भी अपना सर्वर स्टब होगा। वो फिर रिक्वेस्ट करेगा किसको, सर्वर स्टब को। देन इट गोज टू द 5 लाइक अ सर्वर स्टब। देन फिर कम्युनिकेट करेगा सर्वर प्रोसीजर से। देन फिर रिटर्न बैक एंड टू द रिटर्न बैक। जिस तरह से अपडेट फॉरवर्ड हुआ उसी तरह से बैकवर्ड भी होगा। सो दिस ऑल, दोनों क्लाइंट साइड भी और सर्वर साइड भी दोनों इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द आरपीसी इम्प्लीमेंटेशन। ओके, नाउ द लास्ट लेक्चर इज द फॉर यूनिट 2 इज द आरएमआई। इसी लेक्चर में मैं आरएमआई को भी डेवलप कर इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आरएमआई इज नथिंग बट अ रिमोट मेथड इन्वोकेशन। बहुत छोटा यूनिट था ये। आरएमआई इज नथिंग बट अ रिमोट मेथड इन्वोकेशन। इसमें जो यूज़ होता है वो मैकेनिज़्म होता है, जैसे कि वहाँ पर तो आपका कोई भी मैकेनिज़्म यूज हो रहा था, चाहे जावा हो चाहे C++ हो। बट आरएमआई जो होता है वो जावा प्लेटफॉर्म पे यूज होता है, डेट इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट। जो रिमोट मेथड है वो इंडिपेंडेंट है, जस्ट लाइक एक्सेस इन व्यू एन ऑब्जेक्ट
दैट इज़ रनिंग ऑन अनदर JVM, जो दूसरे जगह यूज हो रहा है, अपने सिस्टम पे नहीं, दूसरे सिस्टम। सो RMI जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को यूज करता है टू प्रोवाइड द रिमोट कम्युनिकेशंस बिटवीन द जावा प्रोग्राम्स। सो इट इज़ द, जिसके जो जावा पैकेज यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड द java.rmi। सो व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ एन RMI? अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूँ तो ध्यान से देखिएगा कि कोई भी क्लाइंट है तो क्लाइंट अपने डायरेक्ट सर्वर से यूज़ नहीं कर रहा है। यहाँ से अगर यूज़ कर लेता तो ये तो RPC हो जाता, लेकिन इस तरह से वो यूज नहीं कर रहा। कर क्या रहा है ये क्लाइंट अपने स्टब के पास क्या, स्टब जो होता है वो वर्चुअल कनेक्शन करता है, डेट इज कॉल्ड RRL से, ठीक है। तो RRL क्या करता है, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाता है, जो जिस कनेक्शन जिस नेटवर्क से जुड़े रहता है, जो हमारा रिमोट एरियाज में जो नोड होता है वो क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर फिर अगेन RRL से जुड़ेगा, देन फिर स्केलेटन से जुड़ेगा, देन फिर सर्वर से, और देन फिर वापस भी करेगा, देन फिर इस तरीके से यूज करते करते वो यहाँ पर आएगा। सो दिस इज द RMI यही है, ठीक है, कि डायरेक्ट नहीं करके क्या किया कि अपने स्टब को भेजा, वहाँ पर भी स्टब ही होता है, लेकिन दोनों एक ही प्रोसेस में होता है, एक ही एरियाज में होते हैं। यहाँ पर दोनों अलग अलग एरियाज में है, ठीक है। तो इस तरह से RMI जब भी होता है वो इनसाइड द सर्वर प्रोग्राम होता है, डेट इज कॉल्ड अ रिमोट ऑब्जेक्ट is created and reference of the object is made available for the client just like a registry के लिए, ठीक है। So the client program request the remote object on the server and tries to invoke its method, अपने methods को invoke करने के लिए यूज करता है। सो दैट अगर मैं यूज़ करूँ कि व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ RMI एप्लीकेशन, RMI का यूज़ क्या है, तो अभी जो हम लोग रिमोट रेफरेंस की बात कर रहे थे, जो रिमोट रिक्वेस्ट लैंग्वेज की जो बात कर रहे थे, वो क्या था एक्चुअल में कि व्हाट आर द वर्किंग एप्लीकेशन, वर्किंग एप्लीकेशंस क्या। तो क्लाइंट सबसे पहले कॉल को मेक करेगा अपने रिमोट ऑब्जेक्ट के लिए, जो रिसीव करेगा उसके स्टब के थ्रू, जो कि एक्चुअली पासेस करेगा रिक्वेस्ट टू द RRL, जो RRL लोकेशन होता है उसको ये पास आउट करता है, ठीक है। देन फिर जो क्लाइंट साइड का जो रिक्वेस्ट रहता है वो रिक्वेस्ट को रिसीव करता है, फिर वो मेथड को इन्वोक करता है टू द रिमोट रेफरेंस, जो कि रिक्वेस्ट को पास करेगा यहाँ पे सर्वर साइड के इधर वो पास आउट करता है, ठीक है। तो जो आपका RRL होता है ऑन द सर्वर साइड, वो पासेस द रिक्वेस्ट टू द स्केलेटन। स्केलेटन इज नथिंग बट द प्रॉक्सी ऑन द सर्वर, जो सर्वर पे आपका प्रॉक्सी है वो है, वो क्या करता है कि फाइनली इन्वोक द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट ऑन द सर्वर, वो स्केलेटन ही है जो फाइनली आपके सर्वर पे जाता है। सो द रिजल्ट इज पास्ड ऑल द वे दैट इज बैक टू द क्लाइंट। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द RMI एप्लीकेशंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में ऐसे एग्जाम में देखा गया कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द RPC और RMI, RPC और RMI का डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया अलग अलग से, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द RPC एंड RMI। फर्स्ट, RPC इज ए लाइब्रेरी एंड OS डिपेंडेंट प्लेटफॉर्म, जबकि ये जावा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। दूसरा, RPC स्टैंड फॉर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, और ये RMI है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ये है लेस इफिशियंट इन कंपैरिजन ऑफ RMI, जबकि RMI मोर इफिशियंट देन RPC है। सेम इसी तरह से RPC क्रिएट्स मोर ओवरहेड, जबकि जो इट क्रिएट्स लेस ओवरहेड देन RPC। और जो पैरामीटर होता है RPC का वो नॉर्मल रहता है, ऑर्डिनरी रहता है, जबकि RMI का ऑब्जेक्ट पास्ट पैरामीटर होता है, ठीक है। RPC जो है वो ओल्डर वर्जन ऑफ RMI है, जबकि ये सक्सेसर वर्जन ऑफ RPC है, मतलब RPC का वर्जन ही है कौन, RMI आपका लेटेस्ट वर्जन है। ये जो है वो हाई प्रोविजन ऑफ एज है, जबकि ये लो प्रोविजन ऑफ एज है। सो दिस इज द मेन difference between the RPC and RMI. There is another difference also that is called the RPC does not provide any security, जबकि ये client level security है। इसका डेवलपमेंट कॉस्ट है वो ज़्यादा है, इसका डेवलपमेंट कॉस्ट लोअर है। इसका जो प्रॉब्लम है वो RPC का वर्जन में देयर इज़ अ प्रॉब्लम, जैसे कि इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। ये है कि जो वर्जनिंग है वो RDMI यूज करता है, ठीक है।
सेम इसी तरह से मल्टीपल कोड्स है नीडेड फॉर एप्लीकेशन इन द आरपीसी। ये है जो मल्टीपल कोड्स आर नॉट नीडेड करने के लिए है इसमें आरएमआई में। सो द लास्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट इज द मार्शलिंग एंड अनमार्शलिंग। मार्शलिंग का मतलब कहने का क्या मतलब होगा कि जिस तरह से प्रोसेस की अपनी प्रोसेस आईडी होती है, प्रोसेस चैनल होता है, मतलब प्रोसेस का लेंथ होता है, प्रोसेस की कॉस्ट होता है, किस चैनल से जा रहा है, कितना उसका बिट्स है, कितना फ्रेम कोड है, कितना एरर कोड है। सेम उसी तरह से जब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जब कोई भी क्लाइंट किसी भी मेथड को, पैरामीटर्स को इन्वोक करता है, तो उस तरह से जितने भी आईडीज़ को, जो भी आपका पैरामीटर्स को अटैच करता है, जस्ट लाइक अ पैरामीटर, अगर मैं लोकल लैंग्वेज में बात करूं तो पैरामीटर अटैचमेंट ऑफ इन अ प्रोसेस इन डिस्ट्रीब्यूटेशन इज कॉल्ड द मार्शलिंग। और वही अगर पैरामीटर को हटाना हो, जैसे पैरामीटर को रिमूव करना है फ्रॉम द प्रोसेस, तो डेट इज कॉल्ड द अनमार्शलिंग। तो आइए देखते हैं कि जब कभी भी क्लाइंट किसी मेथड को इन्वोक करता है तो कुछ पैरामीटर को वह एक्सेप्ट करता है लाइक अ रिमोट ऑब्जेक्ट की तरह। तो दो जो पैरामीटर होता है, जो बंडल्ड होता है इनटू मैसेज में, बिफोर सेंड करने से पहले कहाँ पे, ओवर द नेटवर्क, तो ये जो पैरामीटर्स होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं। और अगर प्रिमिटिव टाइप में है तो पैरामीटर साथ में रहेंगे और वो भी हेडर के साथ रहेंगे। और अगर पैरामीटर ऑब्जेक्ट है तो वो सीरियलाइजेबल भी रहेगा। अगर वो है तो इस तरह के प्रोसेस को वो क्या बोलता है, मार्शलिंग बोला जाता है। मतलब नेटवर्क में जा रहा हो और वो प्रिमिटिव हो, प्रिमिटिव के बाद में भी पैरामीटर अगर साथ में हो और अगर हेडर भी हो और वो सीरियलाइजेबल हो, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मार्शलिंग। ये होता है क्लाइंट साइड पे, ठीक है। और अगर मैं अब सर्वर साइड की बात करूं तो यही पैक्ड पैरामीटर जब अनबंडल्ड होता है, मतलब सारे एक एक चीज़ हटते जाते, किसकी सीरियलाइजेबल कौन है, पैरामीटर कौन है, प्रिमिटिव्स कौन है, मैसेज चैनल कौन है, अगर अनबंडल्ड होता है देन द रिक्वायर्ड मेथड इज इन्वोक, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, अनमार्शलिंग। ये यूनिट 2 में पिछले साल 2 नंबर का क्वेश्चन था और उसके पिछले साल ये 4 नंबर का क्वेश्चन था कि व्हाट इज द मार्शलिंग एंड व्हाट इज द अनमार्शलिंग। सो दिस ऑल अबाउट योर द यूनिट नंबर 2। थैंक यू।